Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of August 2021. तो 29 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आज स्पोर्ट्स डे है, आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ गेम खेलिएगा, जो भी है। गेम मत खेलिएगा, खेल खेलिएगा, है ना, जो भी खेल सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। डू इट। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ यहाँ पे उनको क्विज़ फॉर्म में मैं वहाँ पे प्रेजेंट करके आपको आंसर्स प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप क्विज़ फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जस्ट टेलीग्राम में अगर ये लिंक से नहीं मिलता ना, अगर लिंक आपको नहीं मिलता है, लिंक है वैसे t.me/TEMSIAS, ये लिंक है TEMSIAS, t.me/TEMSIAS, या फिर आप सीधे TEMSIAS सर्च कर लीजिएगा, TEMSIAS सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप TEMSIAS सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, अ फॉरेनर इज ट्रेवलिंग बाय एयर इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। एक फॉरेनर ट्रेवल कर रहा है एयर इंडिया से फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। व्हाट विल दिस बी कंसीडर्ड एज इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम में किस रूप से काउंट करेंगे? ऑप्शंस आर इंपोर्ट, बी डोमेस्टिक कंजम्पशन, सी एक्सपोर्ट, या डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन विल इंक्रीज इफ। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इनमें से किस केस में इंक्रीज होगी? पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इंक्रीजेस, दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीजेस, थर्ड इज जीडीपी इंक्रीजेस। अब आपको बताना है इनमें से तीन में से कौन से केस में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिडेटरी प्राइसिंग पॉलिसीज डिजाइंड टू। प्रिडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी डिजाइन की जाती है ए ड्राइव कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ बिजनेस, बी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, सी इनकरेज इंट्रेंट्स इनटू द मार्केट, या डी अटेन लीस्ट कॉस्ट आउटपुट। तो अब आपको ये तीन सवाल मैंने आज के दे दिए हैं। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारे सवाल हैं और आज का न्यूज़ एनालिसिस भी बहुत प्यारा रहेगा, मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, दैट इज़ माई गारंटी। संडे का दिन है लेकिन पेपर एक नंबर आया है, ठीक है ना। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन रिजर्वेशन। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन रिजर्वेशन? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द क्राइटेरिया what do you think should be the criteria to determine the creamy layer and what are the challenges in determining this criteria? ठीक है ना। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, 3 पार्ट है इसमें। पहला तो आपको क्रीमी लेयर का कंसेप्ट बताना है, फिर आपको बताना है कि किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, और जो डिटर्मिनेशन किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, देखो आप अपने से तो दिमाग लगाओगे नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वही चुपचाप लिख देना। अब आपको तीसरे पार्ट में बताना है कि ये जो क्राइटेरिया डिटरमाइन किया गया, इसमें क्या चैलेंजेस हैं या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जब आप क्राइटेरिया डिटरमाइन करो। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर अगेन दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आंसर करिएगा। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देख लो, इंडिया brought back people holy book from the Afghanistan and Prime Minister has inaugurated the renovated जलियांवाला बाग मेमोरियल। तो जलियांवाला बाग मेमोरियल जो है उसको रिनोवेट किया गया है, ठीक है ना। तो एज यू कैन सी द लुक एंड फील ऑफ द जलियांवाला बाग हैज़ बीन चेंज। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बारे में आप सब जानते होंगे। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी? 1919 13 अप्रैल 1919 को, है ना। और उस समय आपको यही पता होगा कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों के अरेस्ट के अगेंस्ट में लोगों ने वहाँ पे वो किया था। बिल्कुल पीस प्रोटेस्ट था एक तरीके से। और जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा। जनरल डायर ने वो फिर उसके बाद लगभग इस तरीके से लोगों को हर गेट में एंट्री, एक ही गेट था उसकी एंट्री क्लोज कर दी, और उसके बाद अपने लोगों को उसने बोला कि भैया फायर करो, ठीक है ना। तो इसमें 2 नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सत्यपाल का और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही लोग थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, जिनके सपोर्ट में ये पब्लिक गैदरिंग की गई थी इन द जलियांवाला बाग। एंड जलियांवाला बाग में फिर ये चीज़ हुई, ठीक है ना। दैट वाज द थिंग विच वाज देयर। एंड 13 अप्रैल 1919 की डेट है। अमृतसर मैसेकर भी कई लोग इसको बोलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं, अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड हज़ारों की संख्या में लोग ऐसा माना जाता है कि उस दिन यहाँ पे जिन्होंने अपनी
जान गंवाई थी, हज़ारों की संख्या में थे ऐसे लोग, ठीक है ना। जनरल डायर था जो कि उस समय परपेट्रेटर था, मेन परपेट्रेटर जो था वो जनरल डायर था, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसके ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान ने 2 कविताएं भी लिखी हैं, वीरों का कैसा हो वसंत और जलियांवाला बाग में वसंत। ये कविताएं हैं जो लिखी गई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जलियांवाला बाग पे ही। वो ये कविताएं हैं, पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़िए ज़रूर पढ़िएगा, है ना। जलियांवाला बाग में कैसा हो वसंत एक कविता है, ज़रूर पढ़िएगा, वेरी अल्टीमेट पोयम है। आगे मूव करते हैं, गवर्नमेंट सैंक्शंस ओवर 130 करोड़ फॉर एम्बिशियस HIMS प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हैज सेड दैट द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डिसीजन टू अवॉर्ड द HIMS यानी कि हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दिल्ली का, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये मेरे हिसाब से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा जो कि मॉडल बन सकता है दूसरे स्टेट्स के लिए भी, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें होगा क्या, इट विल ब्रिंग ऑल द हॉस्पिटल्स अंडर वन प्लेटफॉर्म, इट विल ब्रिंग ऑल द हॉस्पिटल्स अंडर वन प्लेटफॉर्म एंड इट विल एलिमिनेट द नीड फॉर पेशेंट्स टू स्टैंड इन द क्यूज फॉर अपॉइंटमेंट। अब आपके सारे हॉस्पिटल जो सिटी के हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मैनेज होंगे, और अब लोगों को ज़रूरत नहीं रहेगी कि वो लाइन में खड़े रहें अपॉइंटमेंट के लिए, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम्स के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा, भैया आपको इतने देर से इतने देर के बीच में आना है। अब वो वाला सिस्टम खत्म हो गया कि लाइन में लग गए तो सुबह से रात हो गई वहाँ पर लाइन नंबर आते आते, है ना। The system will enable the information about patients to be available at the tap of the button. It will allow doctors to give appointments over the phone and it will allow patients to select appointment time as per their convenience. तो वही वाली बात है कि जो हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ये सारी सुविधाएं रहेंगी, डॉक्टर्स के लिए भी सुविधा रहेगी, पेशेंट्स के लिए भी सुविधा रहेगी, ठीक है ना। That is the thing. The platform will help us know how many beds are vacant in the hospitals, the status of medicine stock, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स। ये सारी सुविधाएं आपको पता रहेगी कि मतलब कि हॉस्पिटल में है भी कि नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है कि नहीं है, बेड्स हैं कि नहीं है, ठीक है ना। एंड ई हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि जो पेशेंट्स हैं उनको एक ई हेल्थ कार्ड मिलेगा, जो वहाँ के सिटीजन्स उनको ई हेल्थ कार्ड अलॉट किया जाएगा। एंड इट विल कंटेन द इंटायर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर की पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो उस कार्ड में सेव्ड रहेगी। जब आप कहीं जाओगे तो डॉक्टर को आपने अगर ई हेल्थ कार्ड दे दिया तो वो उस ई हेल्थ कार्ड से आपकी सारी हिस्ट्री जान जाएगा, तो आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं, अरे हमको ये भी हुआ था, अरे हमको वो भी हुआ था। इससे बेटर आप कार्ड दो, आपकी सारी हिस्ट्री इसमें पता रह जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल ऑल्सो भी कनेक्टेड टू दिस सिस्टम इन फेज्ड मैनर। तो अब इसमें एक और चीज़ है कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से स्टार्ट हो रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें कनेक्ट होंगे हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में, और फेज्ड मैनर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें कनेक्टेड रहेंगे। अंडर द रिन्यूड सिस्टम मोबाइल सहायक, मोबाइल सहायक कौन होते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिटिंग होम्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज विल बी एडेड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट विल help them in facilitating the services to the citizens at nominal fee of 50 rupees। तो इसमें मोबाइल सहायक भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। मोबाइल सहायक का काम क्या रहेगा, जैसे वो घर गया और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भैया कैसे अपॉइंटमेंट करे, कैसे बात करें, तो वो 50 रुपये में आपकी मदद कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे में रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। राजनाथ सिंह कमीशंस ICGS विग्रह। अब यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, ही हैज ऑगमेंटेड फॉर द इंडिया सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। इंडिया की सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को ऑगमेंट करने के लिए ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल। ICGS का एक नया ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल आया है जिसका नाम है ICGS विग्रह। ICGS क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस से बोलते हैं, ICGS विग्रह। एंड इट हैज बीन बिल्ट बाय लार्सन एंड टर्बो, L&T द्वारा ये बनाया गया है फॉर कोस्ट गार्ड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर याद रखिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। याद रखिएगा, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही डिफेंस के अंदर आता है, बाकी सबको होम मिनिस्ट्री के अंदर कर देते हैं। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इसी तरीके से एक और चीज़ है, असम राइफल्स का याद रखिएगा, असम राइफल्स दोनों के अंदर आता है। असम राइफल जो है ना वो होम मिनिस्ट्री के अंदर भी आता है और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी आता है। तो इस तरीके से थोड़ा कुछ की मिनिस्ट्रीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको याद रखना है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड
डिफेंस में जो बढ़ता हुआ खर्चा है वो देख करके समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड पूरा जो है वो पूरा डिफेंस सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करता जा रहा है, ठीक है ना। एंड आईसीजीएस विग्रह जो है इट विल बी बेस्ड आउट ऑफ विशाखापट्टनम एंड विल ऑपरेट ऑन इंडियाज ईस्टर्न सी बोर्ड अंडर द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द आईसीजीएस रीजन ईस्ट। तो आईसीजीएस ईस्ट के कंट्रोल में रहेगा, ये विशाखापट्टनम से ऑपरेट करेगा। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है कोस्ट गार्ड्स का, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, वाई आर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द हिमालयाज रिस्की। अब अभी रिसेंटली कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि अलाउ किया जा रहा है इन द हिमालयन रीजन स्पेशली, जिसमें एक तपोवन है 512 मेगावाट का, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है जोशीमठ उत्तराखंड में, एंड दैट वाज डैमेज्ड बाय द फ्लड इन फरवरी। तो अब यहाँ पर ऑथर ने ये लिखा है कि जो हिमालयन रीजन है काफ़ी फ्रजाइल इकोसिस्टम है, हिमालयन इकोसिस्टम काफ़ी फ्रजाइल सिस्टम है, और इतना ज़्यादा मतलब कि कहना चाहिए कि कई बार कमिटीज़ बन चुकी हैं जिन्होंने ये कहा भी है कि वहाँ पे हाईली सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं अगर आप वहाँ पे इस तरह के कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंटल काम करो। तो दैट इज़ द थिंग यहाँ पे ऑथर ने भी बताई है। इन द आफ्टर मैथ ऑफ द यहाँ पे केदारनाथ फ्लड हुए तो 2013 में, आप सबको याद होगा केदारनाथ फ्लड्स हुए थे 2013 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट कर दिया था। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, मैं थोड़ा आपको कमेटी के बारे में बता देता हूँ। एंड एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ये कहा था कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अलकनंदा भागीरथी में है ना, एंड जो भी हैं कुछ प्रोजेक्ट पहले किए गए थे, लगभग 23-24 प्रोजेक्ट्स थे जो जिनको कि कहा गया था। उसके बाद एक कमेटी बनी, उस कमेटी को हेड किया था विनोद तारे ने, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के हैं। देखो ये लिखा भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड अ न्यू कमेटी टू बी सेटअप टू एग्जामाइन द केस। द कमेटी लेड बाय विनोद तारे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। आईआईटी कानपुर के विनोद तारे ने कमेटी हेड की थी जिन्होंने ये कंक्लूड किया दैट दीज प्रोजेक्ट्स वुड हैव अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। तो इन्होंने ये कह दिया था कि भैया सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होगा इन प्रोजेक्ट्स का अगर आप इनको कैरी फॉरवर्ड करते हो। उसमें 23-24 प्रोजेक्ट थे जिनको कि पहले रिकमेंड किया गया था फॉर द हिमालयन रीजन। अब इसमें इसके बाद 2015 में एक बीपी दास कमेटी बनाई गई। बीपी दास वो व्यक्ति था जो जिसने कि डिसेंटिंग जजमेंट दिया था इन द ओरिजिनल कमेटी, है ना। तो बीपी दास कमेटी बनाई गई थी, ही वाज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कमेटी। उन्होंने ये कहा दैट ही रिकमेंडेड ऑल 6 प्रोजेक्ट्स विद डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस टू सम। उन्होंने कहा 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं लेकिन थोड़ा डिज़ाइन मॉडिफिकेशन कुछ में ज़रूरत पड़ेगी। तो बीपी दास कमेटी एंड विनोद तारे कमेटी, ये दोनों याद रखेगा। यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 कमिटीज, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। फिर इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी ये देखो यहाँ पे लिखा है इंचार्ज ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द वाटर मिनिस्ट्री, जो पहले वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री थी उस समय उमा भारती इसको लीड करती थी। शी वॉज इन अपोजिशन टू ऑल द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन द गंगा रिवर एंड गंगा रिवर रीजन। तो ये जो उमा भारती थी जब ये वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को लीड करती थी तो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री भी इसके फेवर में नहीं थी कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। लेकिन जैसे ही वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री का नाम बदल करके जल शक्ति मिनिस्ट्री किया गया, उसी समय से सारे जो प्रपोजल से दोबारा आने लगे और कहा कि नहीं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बड़ा मजा आ रहा है ना। तो दे स्टार्टेड सेइंग ऑल दीज थिंग। अब ऑथर ने इसका कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि यहाँ पे हैं, जैसे कि अगर आप देखें देयर वाज अ रॉन्थी ग्लेशियर, रॉन्थी नाम का ग्लेशियर था, रॉन्थी ग्लेशियर था दैट ट्रिगर्ड द फ्लड्स इन द ऋषि गंगा रिवर इन उत्तराखंड ऑन February 7। 7 फरवरी को उत्तराखंड में ऋषि गंगा रिवर में जो फ्लड आया, द रीजन बिहाइंड दैट वाज द रॉन्थी ग्लेशियर, रॉन्थी ग्लेशियर का टूटना, रॉन्थी ग्लेशियर का पिघलना, दैट वाज द रीजन फॉर द फ्लड इन द ऋषि गंगा रिवर इन उत्तराखंड February 7। और इसका रीजन ऑथर ने ये कहा कि ये क्यों टूटा, क्यों ऐसा किया, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग कारण से हुआ। और इस तरीके से अगर आप प्रोजेक्ट्स और ये सब दोबारा से चलाने लगोगे तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल अगेन इंक्रीज, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करेंगी ग्लोबल वार्मिंग को, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करेंगी, क्लाउड बस्ट और ज़्यादा होने लगेंगे एंड दैट विल लीड टू irreversible damage to the ecology of this Himalayan ecology and all, ठीक है ना। तो अगर आपको इरिवर्सिबल डैमेज से बचाना है तो आपको फिर इन प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट भी लगाना पड़ेगा ना, कई बार टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वह BH व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज नोटिफाइड। अब यहाँ पे सीमलेस ट्रांसफ़र हो सके पर्सनल व्हीकल्स का अक्रॉस द स्टेट्स, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है BH सीरीज, यानी कि भारत रजिस्ट्रेशन सीरीज। अब उन्होंने कहा है कि गाड़ियों में अब BH सीरीज के नंबर दिए जाएंगे एंड ये किनको दिए जाएंगे, ये उनको दिए जाएंगे जो लोग स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे या डिफेंस पर्सनल्स होंगे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग होंगे या प्राइवेट सेक्टर कंपनी
कंपनीज के लोग होंगे या ऑर्गेनाइजेशंस के लोग होंगे जिनका की मूवमेंट चलता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो ऐसे लोगों को ये नंबर दिया जाएगा। दैट इज द थिंग विच वाज देयर। BH सीरीज आप याद रखेंगे, भारत सीरीज का नंबर रहेंगे ये। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लिखा है प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो महेंद्रगिरी याद रखिएगा, तमिलनाडु महेंद्रगिरी इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है। इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, डेमोक्रेसी एंड ट्रुथ गो हैंड इन हैंड, जस्टिस चंद्रचूड़। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, ही हैज सेड दैट डेमोक्रेसी नीड्स ट्रुथ टू सर्वाइव। उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी नीड्स ट्रुथ टू सर्वाइव। और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बताने का रीज़न ये है कि ये डायरेक्टली आपका ले लिया जाएगा फॉर द मेंस क्वेश्चन, या फिर आपका एक ऐसे का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। दिस कैन बी ऐसे क्वेश्चन, दिस कैन बी अ मेंस क्वेश्चन। डेमोक्रेसी नीड्स ट्रुथ टू सर्वाइव, डेमोक्रेसी एंड ट्रुथ गो हैंड इन हैंड, इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके के जो कोर्स रहते हैं ना, दे वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन से ही आपका फिर मेंस का क्वेश्चन या फिर आपका ऐसे क्वेश्चन बनता है। डेमोक्रेसी एंड ट्रुथ गो हैंड इन हैंड, फिर आपको जब मिलता है टॉपिक मिलता है तो आपको समझ में नहीं आता। आगे देखें, इट इज़ इक्वली, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है जो जज है उन्होंने क्या कहा है, ही सेड ट्रुथ वॉज बोथ अ सॉर्ड एंड अ शील्ड इन डेमोक्रेसी। तो जो ट्रुथ होता है वो सॉर्ड भी होता है और शील्ड भी होता है। तो ट्रुथ इज बोथ द सॉर्ड एंड शील्ड ऑफ द डेमोक्रेसी, दिस इज द थिंग विच ही सेड। डेमोक्रेसीज आर सीन एज स्पेसेस ऑफ रीजन। एक और चीज़ उन्होंने कही कि डेमोक्रेसीज जो होती हैं दे आर सीन एज अ स्पेस ऑफ रीजन, मतलब कि जो भी डिसीजन होता है दैट इज आफ्टर अ क्रिटिकल रीजनिंग, दैट इज आफ्टर हैविंग एडिक्वेट रीजंस टू अडॉप्ट दैट। तो डेमोक्रेसी जो होती है दैट इज अ स्पेस ऑफ रीजन, दैट इज अ स्पेस ऑफ रीजन, और इसके बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो एनी रीजन बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, इनका ये कहना था जस्टिस का कि एनी रीजन दैट इज बेस्ड अपॉन फॉल्सहुड वुड बी नो रीजन एट ऑल, तो वो कोई रीजन ही नहीं होगा। तो एनी रीजन विच इज बेस्ड अपॉन फॉल्सहुड वुड बी नो रीजन एट ऑल, एंड देयरफॉर ही सेड दैट कि ट्रुथ शुड बी द बेसिस, ट्रुथ शुड बी द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फाउंडेशन केवल ट्रुथ होना चाहिए, ना कि फॉल्सहुड। दिस इज व्हाट ही सेड। फिर उन्होंने ये कहा कि जो इसका अपोजिट होता है वो होता है टोटलिटेरियन रिजीम। जो टोटलिटेरियन रिजीम होती है ना, दैट इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ दिस, विच इज बेस्ड अपॉन फोर्स, विच इज बेस्ड अपॉन ऑपरेशन, विच इज बेस्ड अपॉन फॉल्सहुड। तो आपको झूठी दिलासाएं, झूठी आशाएं, ये सब दिलाई जाती हैं। किसमें होता है ये केस? ये केस होता है टोटलिटेरियन रिजीम का, ना कि डेमोक्रेसी का। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे फोर फादर्स थे, वो जो हमारा मोटो है वो क्या है? हमारा मोटो है सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्स। कहाँ से लिया है हमने? मुंडक उपनिषद से लिया। तो मुंडक उपनिषद से हमने जो लिया है सत्यमेव जयते, ये ट्रुथ अलोन ट्रायम्स। तो ये जो चीज़ है ये उसी चीज़ को जस्टिफाई करती है कि जो डेमोक्रेसी है उसका बेसिस हमेशा ट्रुथ होना चाहिए, ना कि फॉल्सहुड होना चाहिए। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कल मैंने इस शक्ल को हंसा ज़रूर था, लेकिन इस शक्ल ने अपना काम कर दिया, और बिडेन ने एक आई थिंक कुछ ISKP के ऊपर अटैक ज़रूर किया है इन द अफगानिस्तान। ISIS जो के है, ISIS के जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अटैक किया। तो बढ़िया है, ऐसी शक्ल के लोग भी काम कर ले रहे हैं, दैट इज़ गुड। आगे देखें यहाँ पे US गल्फ कोस्ट ब्रेसेस फॉर हरिकेन ईडा। तो हरिकेन ईडा जो है वो कहाँ पर आया? US के गल्फ कोस्ट रीजन पे आया, US गल्फ कोस्ट रीजन पे हरिकेन ईडा आया। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यहाँ भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, साइंटिस्ट फाइंड नॉर्दर्न मोस्ट लैंड मास। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक नॉर्दर्न मोस्ट लैंड मास डिटरमाइन किया है। नॉर्दर्न मोस्ट लैंड मास जो है ये पूरे अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट लैंड मास है, एंड इसका नाम अभी तक नहीं किया गया, इसका नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इसका नाम अभी नहीं रखा गया है। अदरवाइज इसके पहले जो नॉर्दर्न मोस्ट लैंड मास था उसका नाम ज़रूर था, उसका नाम था उडाक। Udak, that was the name, Udak, OODAAQ. Udak was the name. It was up until now the northernmost island on the planet, पूरे planet का northernmost island था। Actually ये नॉर्थ पोल से 700 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ पोल से 700 किलोमीटर। उडाक इज सम 700 किलोमीटर साउथ ऑफ द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से 700 किलोमीटर नीचे की तरफ आता है। और ये जो नया जो लैंड मास मिला है, येट टू बी नेम्ड आइलैंड, जिसका नाम अभी किया नहीं गया है, वो इस उडाक से आई थिंक 70 मीटर ऊपर है ना, सम 70 मीटर
मीटर्स अबव दिस उडाक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमको पता चली है ना। 780 मीटर ऊपर है, 780 मीटर ऊपर है, 780 मीटर। तो उडाक का नाम तो पता था हमको अभी तक, नदन मोस्ट, लेकिन अब हमको दूसरा जो है अभी उसका नाम नहीं करा गया है, तो देखो जब उसका नाम कर लिया जाएगा तो बता दूंगा मैं। आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। बीसीजी वैक्सीन 100 ईयर्स एंड काउंटिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1921 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था दो चीज़ों के लिए, एक तो इंसुलिन के लिए एंड दूसरा बीसीजी के लिए। थोड़ा सा मैं पहले आपको इंसुलिन का बता देता हूँ। इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर फ्रेडरिक जी बैंटिंग, याद रखिएगा, सर फ्रेडरिक जी बैंटिंग, चार्ल्स एच बेस्ट एंड JJR मैक्लियोड। याद रखिएगा तीन लोगों के नाम, सर फ्रेडरिक जी बैंटिंग, चार्ल्स एच बेस्ट एंड JJR मैक्लियोड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो 1921, ठीक है ना। एंड इट वाज सब्सिक्वेंटली प्यूरिफाइड बाय जेम्स बी कॉलिप। तो इंसुलिन को 1921 से बनाया था इन तीन लोगों ने, बैंटिंग ने, चार्ल्स एच बेस्ट ने, JJR मैक्लियोड ने, और इसको सब्सिक्वेंटली प्यूरिफाई किया था जेम्स बी कॉलिप ने, याद रखेगा। एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो कि आज भी है बीसीजी की। अगर आप दवाई में अगर आपको याद हो डायबिटीज़ की कोई एक इंपॉर्टेंट दवाई जिसका यूज़ किया जाता है वो आज भी इंसुलिन है। आज भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है तो इंसुलिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड अब हम आते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, बीसीजी की तरफ आते हैं। अब सेंटरी, देखो यहाँ पे पहली लाइन वही लिखी है, द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन हैव इक्लिप्स्ड अनदर सेमिनल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो इंसुलिन की डिस्कवरी एक बहुत बड़ा इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस। वैसे ही बीसीजी का डिस्कवरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिन। ये बीसीजी है, द फर्स्ट यूज ऑफ बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, द वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस इन ह्यूमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। और टीबी आप सबको पता है कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको, जो कि माइकोबैक्टीरिया से फैमिली से बिलोंग करता है। एंड सम ऑफ दीज कॉज डिसीज लाइक टीबी एंड लेप्रेसी इन ह्यूमंस एंड अदर्स इन्फेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स। माइकोबैक्टीरिया आर ऑल्सो वाइडली डिस्पर्स्ड इन द इन्वायरमेंट, बहुत डाइवर्स होते हैं इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एंड टीबी आप सबको पता है कि लंग्स को इफेक्ट करती है, पल्मोनरी टीबी होती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, एंड अदर्स ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, यूपीएससी पूछ सकता है कि टीबी क्या सिर्फ पल्मोनरी टीबी होती है? नहीं, दो तरीके की टीबी होती है, एक होती है पल्मोनरी टीबी और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेगा, एक होती है पल्मोनरी टीबी जो कि लंग्स को इफेक्ट करती है, दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो कि आपको किसको इफेक्ट करती है? दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। बहुत ही पुरानी डिसीज है टीबी, लगभग 3000 बीसी में इजिप्ट में एग्जिस्ट करती थी। 3000 बीसी में इजिप्ट में भी एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब सोचो कि इंडिया में जब हड़प्पा सिविलाइजेशन आया ना, उसके पहले टीबी इजिप्ट में आ चुकी थी, है ना। तो बहुत पहले से टीबी देख रहे हैं वो लोग। ये वो टीवी नहीं है, टीवी देख रहे थे, टीवी नहीं देख रहे थे, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें, बात करें तो WHO की अगर रिपोर्ट देखें, आज भी टीवी है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ग्लोबल टीवी रिपोर्ट आती है, WHO की ग्लोबल टीवी रिपोर्ट आती है, जिसमें कि 10 मिलियन पीपल डेवलप्ड टीवी इन 2019 विद 1.4 मिलियन डेथ्स। तो सोचो 14 लाख लोगों की डेथ हो गई है टीवी के कारण। इंडिया में 27% केसेस, मतलब इंडिया हाईएस्ट टीवी बर्डन है पूरे वर्ल्ड का, है ना। तो सबसे अधिक टीवी कहाँ पर है? इंडिया में है। और आपके 27% जो है इसका बर्डन इंडिया में ही है। बीसीजी को डेवलप किसने किया था? तो बीसीजी को डेवलप किया था दो फ्रेंच लोगों ने, टू फ्रेंचमैन डिस्कवर्ड दिस, डेवलप्ड दिस बीसीजी। इनका नाम था एल्बर्ट कैलमेटे एंड कैमिले ग्यूरिन, इसीलिए इसको बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन बोलते हैं। एल्बर्ट कैलमेटे एंड कैमिले ग्यूरिन, ही बोथ ऑफ देम डेवलप्ड दिस टीवी। दे मॉडिफाइड द स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस। याद रखिएगा, कैटल में टीबी जो होता है ना, यानी जानवरों में जो टीबी होता है, वो माइकोबैक्टीरियम बोविस के कारण होता है। तो माइकोबैक्टीरियम बोविस का इस्तेमाल किया था इन्होंने, इन द स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस का यूज़ किया गया था। एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आपको पता होना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, आज का जो पेपर था बहुत अच्छा लगा था मुझे पढ़ने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिली थी। एंड इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन ह्यूमंस इन 1921। बीसीजी का यूज़ जो पहली बार ह्यूमंस में किया गया था वो 1921 में ही किया गया था। दैट इज़ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि ये जो बीसीजी की वैक्सीन है ना, इसका
इसकी एफिकेसी जो है वो इक्वेटर से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। मतलब आप अगर इक्वेटर से दूर ज़्यादा हैं तो ये बीसीजी की वैक्सीन ज़्यादा काम करेगी, और अगर आप इक्वेटर के पास हैं तो ये बीसीजी की वैक्सीन कम काम करेगी। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बीसीजी की वैक्सीन यूके में ज़्यादा काम करती है, नॉर्वे में ज़्यादा काम करती है, एफिकेसी ज़्यादा है, स्वीडन में ज़्यादा है, डेनमार्क में ज़्यादा है। वहीं अगर आप केन्या, इंडिया और ऐसी जगहों पर इसकी एफिकेसी देखेंगे तो ये बहुत कम है। तो दैट इज़ अगेन अ रीज़न वाई यहाँ पर डिसीज़ बर्डन इक्वेटर के आसपास वाली कंट्रीज़ में ज़्यादा है टीबी का, है ना। और दैट इज़ द थिंग। और 1968 से 1983 के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस द्वारा किए गए थे। एंड ये कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, तब इसको ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर भी कहा जाता था। ये आपका चेंगालपट्टू डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है, चेंगालपट्टू डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। एंड इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेट टीबी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2025। इंडिया कमिटेड है कि टीबी को खत्म करना चाहता है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2025 तक। तो दैट इज अगेन अ बिग थिंग। वाई इज देयर अ पुश फॉर एसेट मोनेटाइजेशन? अभी एसेट मोनेटाइजेशन पे आया, कल मैंने जो आपको बताया था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अब एसेट मोनेटाइजेशन करेगी। उसमें से एक प्रोजेक्ट है एनएमपी, जिसको हम बोलते हैं एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो पब्लिक एसेट्स हैं उनको लीज पे दिया जाएगा टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती है। 10 साल, 20 साल, 30 साल के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट क्या करती है कि दे देती है टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उनको दे देती है, बोलती भैया आप लोग यूज़ करिए, और गवर्नमेंट एक लमसम अमाउंट ले लेती है, ठीक है ना। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो अनयूज्ड वो हैं, तो कल भी मैंने इसके एडवांटेज बताया था कि अनयूज्ड एसेट्स में क्या होगा कि बेनिफिट मिलेगा उनके ऊपर। एक तो प्राइवेट कंपनीज जो रहेंगी वो इन्वेस्ट भी करेंगी, दूसरा उसका गवर्नमेंट को जो अनयूज्ड है तो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत उसका रेवेन्यू मिल जाएगा। तो जो कैपिटल फंसा हुआ है वो कैपिटल फ्लो हो जाएगा, कैश फ्लो हो जाएगा कुल मिला करके, है ना। ये एडवांटेज है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि जैसे अनयूज्ड एसेट मैंने आपको बताया अभी, गवर्नमेंट को जो पैसा मिला उससे इसका एडवांटेज इकोनॉमी को ऐसे मिलेगा कि गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा उसका यूज़ वो कर सकते हैं नए और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करने में, नए रिसोर्सेज क्रिएट करने में। साथ ही आप सपोज करो कोई रोड है, रोड का टोल कलेक्ट करने का राइट उन्होंने किसी प्राइवेट को दे दिया, पैसा मिला, गवर्नमेंट ने उससे क्या किया और नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो एक तो ये एडवांटेज। दूसरा, टोल कलेक्ट कर रहा है जो मतलब आपका प्राइवेट, वो उसमें क्या करेगा कि उसकी जो इनकम रहेगी उसमें भी टैक्स लेगी गवर्नमेंट, तो उसे मिला करके उसका बेनिफिट तो मिलता ही रहेगा, इकोनॉमी को बेनिफिट उसका मिलेगा। रिस्क क्या रहता है? रिस्क ये रहेगा कि देखो क्या रिस्क अटैच है कि कई बार क्या होता है कि यूज्ड एसेट्स या जो जैसे इस तरह के एसेट्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेज में है, इसमें प्राइवेट एंटिटी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती और ज़्यादा चेंजेस नहीं करती हैं। दैट इज़ द फर्स्ट रिस्क। दूसरा रिस्क ये है कि हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे इन्वेस्टर्स को प्रमोट करें या ऐसे इन्वेस्टर्स को फेवर करें जो कि उनकी पार्टी के पक्ष में हो। तो एक जो पॉलिटिसाइजेशन है, इसका भी पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है, दैट इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी। एंड लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा अवेलेबल टू ऑल द प्राइवेट प्लेयर्स, दैट इज़ अ बिग चैलेंज जो कि यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी एक चैलेंज है कि द मनी दैट द गवर्नमेंट कलेक्ट्स बाय लीजिंग आउट एसेट्स कम्स फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, सो हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल कम एट द कॉस्ट ऑफ लोअर प्राइवेट स्पेंडिंग। इसका मतलब ये है कि जो पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस एसेट मोनेटाइजेशन, उतना ही पैसा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था वो कम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रिस्क ये भी है कि प्राइवेट एंटिटीज़ के पास तो पैसा लिमिटेड है, या तो यहाँ देंगे या वहाँ देंगे, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं अपन लोग। तो जब वो लोग यहाँ एसेट मोनेटाइजेशन में पैसा दे रहे हैं तो एक रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिलती थी वो नहीं मिल पाएगी, एंड दैट इज अगेन अ बिग चैलेंज, वेरी बिग चैलेंज। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा। बैकवर्ड क्लास पॉलिसी रिस्टोर्ड। अब बैकवर्ड क्लास पॉलिसी क्या है? तो 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अभी नोटिफाई किया गया अगस्त 19 को, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि ये हो गया है कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी ओबीसी की लिस्ट निकाल सकते हैं, वो भी बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो ये पहले भी आपको पता होगा कि एक तो नेशनल 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिससे कि कारण कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी थी, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भैया देखा कि भैया नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन
बना दिया है आपने, तो उन्होंने ये एक जजमेंट दे दिया कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी जो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट निकालती थी पहले, वो नहीं निकाल पाएंगी। उनका ये कहना था कि अंडर आर्टिकल 342A, आर्टिकल 342A के तहत इट वॉज लेड डाउन दैट प्रेसिडेंट शैल नोटिफाई द लिस्ट ऑफ SEBC, यानी सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट कौन निकालेगा? प्रेसिडेंट निकालेगा। एंड इन रिलेशन टू ईच स्टेट एंड यूटी, वो दोनों के रेफरेंस में निकालेगा। इसको हम सेंट्रल लिस्ट बोलेंगे। एंड वंस इट इज नोटिफाइड ओनली द पार्लियामेंट कुड मेक चेंजेस टू इट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 102nd अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसका अपोज किया, और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 127th बिल लेकर के आए, जिसके द्वारा ये 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है। और इसमें ये उन्होंने नोटिफाई किया कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी खुद की लिस्ट भी निकाल सकते हैं। भैया देखो, पॉलिटिक्स तो तभी खेल पाएंगे ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो तो तभी खेल पाएंगे जब 2 लिस्ट निकलेगी। तो वही खेलना ही था इनको, बाकी इनको ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि किसको बेनिफिट मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। दैट इज द थिंग विच इज देयर। एंड आप दोनों लिस्ट निकाल सकती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। What has the Supreme Court ruled in the creamy layer case? तो क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? तो आपको बता दूं कि 24 अगस्त को एक डिवीजन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, लेड बाय जस्टिस एल नागेश्वर राव, उसने यह ऑब्जर्व किया दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रीमी लेयर। उनका ये कहना था इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रीमी लेयर। बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास मस्ट ऑल्सो बी लुक्ड। बैकवर्डनेस देखना है आपको, बैकवर्डनेस कितनी है, सोशली कितना पीछे हैं या सोशली कितना आगे हैं। हो सकता है कई बार मॉनिटरीली इतना ज़्यादा आगे ना रहें, लेकिन सोशली उसकी कुछ पोस्ट ऐसी हो, लैंड ऐसा हो कि वो आगे हों, ठीक है ना। अब हरियाणा ने एक 2016 में नोटिफिकेशन लेकर के आए थे। हरियाणा के नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि 3 लाख से कम कमाने वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, 3 लाख से 6 लाख के बीच वालों को थोड़ा कम मिलेगा, और 6 लाख के ऊपर वाले सब क्रीमी लेयर के पार्ट रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं भैया, ये गलत है, आपने तो केवल इकोनॉमी को बेसिस बना दिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया दे दिया, इसलिए उन्होंने इसको नल एंड वॉइड कर दिया इस नोटिफिकेशन को। और उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 जो है एक्ट का, वो ये रिक्वायर करता है दैट स्टेट टू कंसीडर सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स टुगेदर टू आइडेंटिफाई एंड एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर। तो उसमें सोशल, एजुकेशनल एंड अदर फैक्टर्स, सब फैक्टर्स मिला करके ही आप क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर सकते हो। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो आया था वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंदिरा साहनी जजमेंट से, जो कि 16 नवंबर 1992 को आया था, इंदिरा साहनी केस। एंड उसमें आप सबको याद होगा मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देने के लिए बोला था मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने। उसमें मैं ये आया था जिसमें उन्होंने, कोर्ट ने ये बिलीव किया था कि दैट वेल्दी एंड एडवांस्ड मेंबर्स ऑफ द क्रीमी लेयर अमंग द बैकवर्ड क्लासेस, है ना, उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए फ्रॉम दिस दैट बेनिफिट्स एंड कोटा बेनिफिट्स एंड ऑल, है ना। लेकिन कुछ स्टेट्स जो थे दे नॉट प्रॉम्प्टली इम्प्लीमेंटेड द जजमेंट, उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। इस कारण से इंदिरा साहनी 2 एक आया, इंदिरा साहनी 2 जजमेंट भी आया, जो कि आया 2000 में, 2000 में आया इंदिरा साहनी 2 जजमेंट आया। एंड इन दिस कोर्ट वेंट इनटू द एक्सटेंट ऑफ डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। तो इंदिरा साहनी 2 जो कि 2000 में आया था, इसमें एक्चुअली में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट और ज़्यादा इलेबोरेट किया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसे लोग जो कि हायर पोस्ट जैसे IAS IPS या ऑल इंडिया सर्विसेज में पहुंच गए, या एक सोशल एडवांसमेंट हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया, या फिर ऐसे लोग जिनके लैंड ज़्यादा है, जिनके पास लैंड ज़्यादा है ना, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज क्रीमी लेयर विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी। दूसरी किसी इंक्वायरी के बिना इनको क्रीमी लेयर डिक्लेयर कर देना चाहिए। दैट इज द थिंग विच इज देयर। एंड लाइकवाइज पीपल विद सफिशिएंट इनकम हु वर इन पोजीशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स, ऐसे लोगों को भी क्रीमी लेयर में ही रखना चाहिए, बैकवर्ड क्लास के बाहर कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट वाज द बिग जजमेंट। एंड यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है ऑथर द्वारा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि क्रीमी लेयर डिटरमाइन करते समय आपको सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को नहीं देखना है, आपको दूसरे क्राइटेरिया भी देखने हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।